May I come in, sir? Come. Good afternoon, sir. Good afternoon. Have a seat, Gagan. Thank you, sir. So, Gagan, you are from Savai Madhopur, Rajasthan? Yes, sir. अच्छा। और आपने गणित आपका Yes, जो sir, है yes, sir. ऑप्शनल है, और सिविल इंजीनियरिंग आपने जो है ग्रेजुएशन किया है IIT BHU से। Yes, sir. इसके अलावा आपने एमटेक की डिग्री भी हासिल करी है, Yes, sir. और आपको गाने का शौक़ है, Yes, sir. पद गाते हैं, Yes, sir. और कन्हैया कृष्ण Yes, कृष्ण के गाने जो है। Yes, sir. सर ये वो सर गाने का नाम है सर कन्हैया की। कन्हैया नाम Yes, है, कन्हैया कृष्ण से नहीं संबंध। नहीं सर। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि नेशनल मैथमेटिक्स डे किसको कहा जाता है, कब मनाया जाता है? सर 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। मैथमेटिक्स के किस क्षेत्र में रामानुजम जी ने काम किया था? सर जो रामानुजम जी ने मैथमेटिक्स के अंतर्गत इनफाइनाइट सीरीज, मॉक थीटा फंक्शन, और इसके साथ साथ जो नंबर्स थ्योरी, कंटिन्यूड फंक्शन, इक्वेशंस एंड आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ मैथमेटिक्स में दी थी। तो मैथमेटिक्स के अंदर मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ। त्रिकोणमिति का अगर आपसे परिभाषा पूछूंगा तो आप क्या परिभाषा देंगे? सर वैसे तो जो त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो ट्राइंगल से है और जो एंगल से है, इनके आधार पर हम जैसे क्षेत्रफल निकालना, एंगल्स निकालना, ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत आती है। परिभाषा पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। ओके सर। इसी प्रकार से जो है दूसरी ज्यामिति की भी और यस सर। परिभाषा आनी चाहिए ज़रूरी। ओके। तो जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है, यस सर। तो पाइथागोरस थ्योरम का कहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं? सर जो पाइथागोरस थ्योरम के अंतर्गत अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल्स में, नहीं वो तो है, वो पता है, मैं क्या कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? सर इसके माध्यम से हम दूरी निकालने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे प्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है और कितनी डिस्टेंस पे है, वो कर सकते हैं। सर इसके साथ ही जो मिसाइल के माध्यम से जो हमारा गोल्स होता है कि इस टारगेट पे हमें ये टारगेट करना है, वहाँ पे हम इसका यूज हो सकते हैं। जहाँ पे सर एंगल्स और डिस्टेंस का वो होता है, वहाँ पे सर इसका हम उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो भूकंप का जो फोकस कहाँ पे है, वहाँ पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बनारस की विशेषताओं के बारे में बताइए, खास तौर पर सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, क्या उसका महत्व है और किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, थोड़ा ये बताइए। सर वाराणसी भारत के प्राचीन नगरों में से एक है, जिसका इतिहास लगभग 5000 साल पुराना बताया जाता है। यहाँ पे अनेक ऐतिहासिक धरोहर जैसे सारनाथ का स्थल, काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ यहाँ का जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक में वाराणसी का खान पान, यहाँ का पहनावा, वाराणसी का पान, बनारस की साड़ियाँ, और इनके साथ साथ ही बनारस की छोटी छोटी गलियाँ, बनारस के अंतर्गत गंगा नदी और उसके किनारे अनेक घाट। इसके साथ ही सर यहाँ पे जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ जैसे संस्थान भी स्थित है। एक और यूनिवर्सिटी है, दो तो आपने बता दी, एक और बताइए, नाम याद पता है? 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ। सर एक संस्कृत से संबंधित है, संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो ये जो सवाई माधोपुर में सवाई जो लिखा हुआ है, ये सवाई का क्या इंगित करता है? सर सवाई एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की तुलना में जो स्ट्रेंथ है और उसकी कैपेबिलिटी है, उसको बताता है। इसका एक टाइटल के रूप में इसको दिया जाता था। सबसे पहले औरंगजेब द्वारा सवाई जयसिंह द्वितीय को ये टाइटल दिया था। ठीक है। अब एक बात मुझे अब थोड़ा सा ये बताइए कि मैं आपसे अगर एक बात पूछना चाहता हूँ कि 1
चाइल्ड नॉर्म, क्या आपको लगता है अब देश में एक समय आ गया है कि हमको वन चाइल्ड नॉर्म जो है वो लागू कर देना चाहिए? देश का प्रोडक्शन जो है कितना ही करते चले जाइए, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। क्या आपको लगता नहीं है कि कुछ चीज़ें अब हमको कुछ बड़े ही कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, जैसे वन चाइल्ड नॉर्म या ऑर्गन डोनेशन कंपलसरी करना? आपके क्या विचार हैं? सर, इस संबंध में मेरी राय थोड़ी अलग है, क्योंकि वर्तमान में जो भारत की पॉपुलेशन है उसमें हमने जो TFR टोटल फर्टिलिटी रेट है उसकी जो रिप्लेसमेंट लेवल है उससे हम आ गए हैं, 2.0 हो गई है। और सर जैसे जो दूसरे देश है वन चाइल्ड पॉलिसी के संबंध में उनका एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा नहीं रहा है। जैसे चाइना, अभी उन्होंने 3 चाइल्ड को भी वो प्रमोट कर रहे हैं। भारत में वर्तमान में अपना जो डेमोग्राफिक डिविडेंड्स है उसको बनाए रखने के लिए और उसको अधिक बढ़ाने के लिए हमें जो जनसंख्या नियंत्रण की बजाय जनसंख्या इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे उनका शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महिलाओं के लिए रोजगार है और उनके अंतर्गत जागरूकता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड से क्या फ़ायदा होगा? जब हम जॉब ही नहीं दे सकेंगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, क्राइम और बढ़ेगा। तो हम ये बार बार जो कहते हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यंग पॉपुलेशन है, Yes, sir. वो यंग पॉपुलेशन कन्फ्यूज्ड होगी, तो इससे बढ़ाने से क्या फ़ायदा? नहीं, ये बात तो सर बिल्कुल सही है कि जो डेमोग्राफी को जब हम रोजगार या फिर शिक्षा या फिर स्किल नहीं दे पाएंगे तो डेमोग्राफिक डिजास्टर के रूप में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन सर सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको हम स्किल प्रदान करें, वो खुद का रोजगार खड़ा करें ताकि वो एक रोजगार लेने वाले की बजाय एक रोजगार देने वाले बने, जिससे देश का आर्थिक विकास भी होगा और वैश्विक स्तर पर जो हम एक विकसित भारत का सपना देखते हैं वो एक स्किल और जो यूथ के माध्यम से ही हम प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, गगन सिंह जी, यस सर। मैथमेटिक्स Yes, आपने ऑप्ट किया है, वैसे आप सिविल इंजीनियर हैं। यस सर। तो मैथमेटिक्स का, गणित का हमारे पब्लिक पॉलिसी को बनाने में क्या मदद है होती है, यस योगदान क्या रहता है? सर, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी और प्रोग्राम है उनको बनाने में हम अलग अलग स्तर पर इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे सर प्रिडिक्टिव एनालिसिस हम कर सकते हैं कि क्राइम का डिटेंशन, प्रिवेंशन, इनको रोकने के लिए जो डेटा है उसके माध्यम से हम बना सकते हैं। बजटिंग एंड फाइनेंसिंग में हम रिसोर्स का कैसे ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, यहाँ हो सकता है। उसके लिए आपको डेटा भी तो चाहिए ना, डेटा यस सर। collection। यस सर। डेटा आप कैसे जी सर। कलेक्ट करते हैं? सर अलग अलग सोर्सों के माध्यम से जो डेटा है उसको कलेक्ट करने के बाद उसको एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद हम प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के माध्यम से ये प्रोबेबिलिटी का पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे कोई घटना हो सकती है, कहाँ पे क्राइम हो सकता है। तो उसके माध्यम से हम जो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी इसके द्वारा बना सकते हैं। अच्छा, तो डेटा कलेक्शन कौन करता है? ये मतलब ये सेंसस नहीं है, डेटा कलेक्शन है, सर्वे किया जाता है ना? यस सर। तो सर डेटा कलेक्शन अलग अलग संस्था करती है। जैसे क्राइम के संबंध में नेशनल क्राइम NCRB, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो है, और जो सामाजिक आर्थिक डेटा का NSO के द्वारा एकत्रित किया जाता है। उसके अलावा जैसे एग्रीकल्चर के संबंध में जो डेटा है वो कृषि मंत्रालय करता है। कृषि मंत्रालय, अच्छा चलिए यस जो सर। भी है। ये बताइए कि नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी यस सर। भारत पे, कब लगाई थी? सर 1975 में लगाई गई थी। 1975 यस में। सर। आप उस टाइम पैदा नहीं हुए थे? नहीं सर। तो इसमें क्या, अब आपको मालूम है क्यों लगाई गई थी ये? जी सर। सर उस टाइम पे जो हमारे आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो प्रावधान थे आंतरिक उपद्रव, तो उसको रोकने के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी। हालांकि सर ये गलत था। लोगों के जो मूलभूत अधिकार थे और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, इसके द्वारा उनको दबाया गया था। इसमें प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, ऐसा यस सर। मानना है कि जो भी रिजीम था उसमें, मिसेस गांधी या जो भी है, उन्होंने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था इसमें। तो अब क्या कोई ऐसा हमारे स्टेप्स लिए गए हैं जिससे कि ऐसी चीज़ दोबारा ना हो? जी सर। सर जो 44वां संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत इसमें अनेक स्टेप लिए गए हैं। जैसे आंतरिक उपद्रव शब्द को अभी वहाँ से हटा दिया गया है।
इसके साथ ही सर कैबिनेट की सलाह के बिना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगाने की रिकमेंडेशन नहीं कर सकता है। और क्या है लेजिस्लेटिव स्टेप्स? यस सर। हाँ। सर उसके अलावा जैसे इमरजेंसी लगाने के 1 महीने के बाद लोकसभा और राज्यसभा से इसे विशेष बहुमत के माध्यम से पारित करने की आवश्यकता है। अगर दोनों सदनों से पारित नहीं हो पाता है तो इमरजेंसी समाप्त हो जाती है। प्रिवेंटिव स्टेप्स। जी सर। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि रोहिंग्या, कहीं मैंने पढ़ा था कि रोहिंग्या जो है वो राजस्थान में भी बस गए हैं, वो भी एक थ्रेट बन गए हैं क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट है राजस्थान पाकिस्तान के साथ। तो उनके लिए क्या कर रही है सरकार? वहाँ की सरकार उनके लिए कुछ कर रही है उनको कंट्रोल में करने के लिए? सर इस संबंध में मुझे ये जानकारी तो नहीं है कि रोहिंग्या राजस्थान में बस गए हैं, लेकिन सर रोहिंग्याओं के द्वारा हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है उसको खतरा है और भारत सरकार का इस संबंध में क्लियर स्टैंड रहा है कि जो रोहिंग्या बाहर से आए हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, डिटेंशन सेंटर में उनको डालेंगे और उनका जो मूल देश है म्यांमार, वहाँ पे उनको हम फिर भेजेंगे। इसके लिए सरकार के द्वारा अलग अलग जो डिटेंशन सेंटर वो बनाए गए हैं। उनको अगर इनको हमारी सरकार क्या इनको क्या स्टेटस दिया गया है? ये रिफ्यूजी माने जाते हैं या क्या माना जाता है इनको? नहीं सर, हमने इनको रेफ्यूजी का स्टेटस नहीं दिया है। हमने इनको अभी घुसपैठ ये माना है जो हमारी आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप जेंडर इक्वलिटी में विश्वास करते हैं? जी सर। तो ये बताइए कि इतनी दशा स्त्रियों की आप राजस्थान में खराब क्यों है? सर इसके अलग अलग कारण है। कुछ सर ऐतिहासिक कारण है कि पुराने समय की जो पितृसत्तात्मक या फिर जो सामंतीवादी सोच थी वो वर्तमान समय में भी विद्यमान है। सेकंड सर, महिलाओं को एक एसेट की बजाय एक लायबिलिटी के रूप में देखा जाता है। इसकी वजह से महिलाओं का शिक्षा है, स्वास्थ्य है, फिर रोजगार है, उनमें इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। तीसरा सर, जो अशिक्षा है वो कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देती है। जैसे अशिक्षा है तो फिर बाल विवाह भी होते हैं और महिलाओं के प्रति अपराध है, ऐसी घटना भी बढ़ती है। 30% रिजर्वेशन क्यों रोका जा रहा है महिलाओं के लिए? पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में इनको आने नहीं दिया जा रहा है, क्यों? ऐसा क्यों? सर मेरी जो व्यक्तिगत राय तो ये है कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। हालांकि सर अलग अलग जो राजनीतिक दल है उनके बीच में इस संबंध में सहमति नहीं बन पाई है। पहले 2008 में राज्यसभा से ये विधेयक पारित हो गया था, लेकिन लोकसभा में पारित ना होने की वजह से ये लैप्स हो गया था। इसमें कुछ जो जिन मुद्दों के ऊपर जो इश्यू थे वो ऐसे थे कि किसी एक ही परिवार से अगर महिला आएंगी तो फिर जो गरीब तबके की ग्रामीण क्षेत्र की महिला है उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा और इसके 15 साल के लिए ही दिया जा रहा था कि 15 साल के बाद इसको फ्रीज कर दिया जाएगा। गगन, आपने सिर्फ आईएएस के लिए ऑप्ट किया है? यस सर। आप किसी सर्विस में हो अभी? जी सर। सर वर्तमान में मैं भारतीय पुलिस सेवा में हूँ। आईपीएस में हो? यस सर। अच्छा, कितने साल हो गए वहाँ आपको? सर लास्ट ईयर ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। अभी मैंने ज्वाइनिंग करने के बाद 1 साल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले लिया है। लीव ले लिया आपने? यस सर। आपको वहाँ क्या पसंद नहीं आया कि अब अभी आप आईएएस में आना चाहते हैं? सर आईपीएस भी एक अच्छी सेवा है और मुझे इस सेवा पर गर्व है, लेकिन सर मेरा जब मैंने इस तैयारी स्टार्ट की थी तब सर प्रशासनिक सेवा में आने का ही मेरा सपना था, क्योंकि इसके अंतर्गत सारी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, डाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। और सर मैंने अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो किसानों की, महिलाओं की और ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या देखी है उनको सर मैं हल करना चाहता हूँ। हालांकि सर मैं पुलिस सेवा में भी अगर रहता हूँ तो इधर भी सर मैं अब पूरे डेडिकेशन के साथ काम करने के लिए तैयार रहूँगा। आप ही के स्टेट के एक आदमी हैं जो पहले सिविल सर्वेंट थे, उन्हें लगा कि सिविल सर्वेंट होके मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मैं कुछ अपने राजस्थान के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सिविल सर्विस छोड़ के अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में उन्होंने बहुत योगदान दिया, जिनको एक शायद वाटरमैन बोला जाता है। क्या नाम है उनका? श्री राजेंद्र सिंह जी। पहले सिविल सर्विस में थे ना वो? सर इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, एक बार देख लूंगा जाके सर। आपने एमटेक भी किया, बीटेक भी किया? यस सर। राजस्थान इतना गर्म प्रदेश है, अब सब वहाँ पर ईंट के घर बना रहे हैं। यस सर। एक बार ईंट का दिन में गर्म हो जाता है घर, वो 24 घंटे तक गर्म ही रहता है। यस सर। तो आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं ऐसे स्ट्रक्चर जो कि आपको उस गर्मी से बचाएं? आप सिविल इंजीनियर हैं। यस सर।
सर इसमें हम 2 स्तरों पे मैं काम कर सकता हूँ। एक सर जो पूरी बिल्डिंग है, उनको सर ग्रीन बिल्डिंग बनाना। ग्रीन बिल्डिंग के अंतर्गत जो मटेरियल है वो लोकल यूज़ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सर हम जो फ्लाई ऐश की जो ब्रिक्स है उनका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उससे जो घर है वो कम गर्म होता है। दूसरा सर कुछ अलग टाइप की जो कंक्रीट की जो वॉल होती है उनको हम ईंट की वॉल ना देकर शियर वॉल प्रदान कर सकते हैं, आरसीसी की वॉल। उसकी वजह से भी वो कम गर्म होती है। और सर और कूलिंग सिस्टम बढ़ाने के लिए हम जो लोकल यूज़ मटेरियल है, जैसे अगर छोटे लेवल पे अगर घर बनाना है तो घास के घर को हम सजेस्ट कर सकते हैं। एक सर एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक भी एक नया मटेरियल से है। ये भी सर हमको हीटिंग की जगह ये कूलिंग प्रदान करता है। इसके साथ सर एक हॉलो ब्रिक। ये सब इतनी नॉलेज है आपके पास, तो मतलब इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है, ये हो रहा है राजस्थान में? सर जैसे अभी जो नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, जैसे आईआईटी जोधपुर की जो नई संस्था बनी है, उसमें सर इस प्रकार के जो मटेरियल्स है उनका उपयोग किया जा रहा है। हालांकि सर एक बड़े लेवल पर जो स्थानीय या फिर शहरी क्षेत्रों में इन सब का प्रयोग नहीं हो रहा है। ओके, आपके हिसाब से 3D और 4D प्रिंटिंग से घर बन सकते हैं? यस सर। उसका क्या फायदा है? सर जैसे 3D और 4D प्रिंटिंग से घर बनाने से हमारा जो एक्सेस मटेरियल यूज़ होता है, फिर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल वेस्टेज चला जाता है, वो इससे कम होगा। इसके माध्यम से जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम होगी, रिसोर्स एफिशिएंट बिल्डिंग ज़्यादा होगी और जो रिसोर्स का वेस्टेज है वो कम होगा, और जो लेबर कॉस्ट होती है वो इससे कम हो जाएगी। अच्छा, अभी 30 साल के बाद यस सर। आप मान लीजिए आईएएस में हैं, तो आप अपने को सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट किस सिद्धांत के ऊपर आप मानेंगे कि आप एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट रहे? इसलिए कि आप सेक्रेटरी बन गए हैं या जॉइंट सेक्रेटरी बन गए हैं, या आपका पर्सनल नजरिया क्या है कि आप अपने आप को एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट किस बेसिस पे मानेंगे? सर जिन उद्देश्यों के लिए सर मैं सिविल सेवा में आने का मेरा मन हुआ था, जैसे अपने गांव की मैंने जैसे अपनी खुद की, पिताजी की, या फिर गांव वालों की, आसपास के लोगों की जो समस्या देखी, कृषि से संबंधित हो, ग्रामीण विकास से संबंधित हो, महिलाओं की हो, बच्चों की हो, अगर सर इन समस्याओं के संबंध में अपना कुछ योगदान अगर मैं नहीं दे पाता हूँ तो सर मैं खुद को सक्सेस नहीं मानूंगा। और इन क्षेत्रों के अंतर्गत मैं कुछ थोड़ा भी सुधार कर पाता हूँ तो सर मैं खुद को सक्सेसफुल मानूंगा, चाहे मैं किसी भी पोजीशन पर रहूँ। और अगर ये करने में आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ, यस सर, तो आप फिर क्या अप्रोच लेंगे? जैसे राजस्थान में यस सर, बच्चों की शादियां करा देते हैं, जो कि चाइल्ड मैरिज एक्ट के खिलाफ है, यस सर। तो आप क्या पोजीशन लेंगे इस इशू पे? पॉलिटिशियंस बोलता नहीं है तो बच्चे हैं, शादी करनी है हमने, जो भी है ABCD, आप वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और फिलहाल तो आप IPS ऑफिसर हैं, यस सर। आप उसको रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? लॉ के Yes, खिलाफ है वो, क्या करेंगे? सर बिल्कुल सर, मैं जो भारत का संविधान है और जो कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है और रूल ऑफ लॉ है, इन सब का ही पालन करते हुए मैं वहाँ पे काम करूँगा। चाहे बाल विवाह हो या फिर और दूसरी कुरीतियाँ हो, उनका रोकने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। इसके साथ ही सर कोई भी मेरा ऊपर राजनीतिक दबाव रहता है फिर ना रहता है, उनको सर मैं नज़रअंदाज करते हुए जो उनके विकास के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उन सारे क्षेत्रों में मैं काम करूँगा। इसके अंतर्गत जैसे सर बाल विवाह को रोकने के लिए हम ग्रामीण स्तर पे सरपंच है, वार्ड पंच है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उन सब के माध्यम से हम रियल टाइम पे इनपुट ले सकते हैं। गाँव में लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, वहाँ पे जागरूकता पैदा कर सकते हैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, कि अगर आप लड़कियों को पढ़ाओगे तो फिर इनका जो भविष्य है वो और बेहतर होगा। इसमें सर हम सोशल मीडिया और कुछ इनोवेटिव स्टेप ले सकते हैं। जैसे सर राजस्थान के एक ज़िले के अंतर्गत विवाह होने पर जो इनविटेशन कार्ड बनते थे उन पर डेट ऑफ बर्थ अनिवार्य कर दिया था। इसकी वजह से वहाँ पे जो बाल विवाह थे लगभग पूरे ख़त्म हो गए थे। और जो दूसरी और संस्था थी उनकी भी ये जवाबदेही तय कर दी थी, जैसे गांव का प्रिंसिपल हो, सरपंच हो, कि अगर यहाँ पे बाल विवाह होगा तो आपको सूचना करना अनिवार्य है। तो ऐसी सर इनोवेटिव स्टेप अगर हम लेते हैं तो सर राजनीतिक भी इन चीज़ों में सहयोग करते हैं फिर। ओके, थैंक यू। यस गगन, यस सर। पिछले साल भी आप आए थे अन अकेडमी के उसके लिए? नहीं सर, लास्ट ईयर तो सर नहीं आया था। अच्छा, कोई नहीं। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि यस हमारा जो भारतीय संविधान है, यस सर। वो एक गतिशील प्रपत्र है, मतलब डायनेमिक डॉक्यूमेंट है। क्या आप इस मत से सहमत हैं?
जी सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हमने ये संविधान में अभी तक 105 संशोधन कर दिए हैं और समय की आवश्यकता परिस्थितियों के अनुरूप हमने संविधान में कुछ संशोधन भी किए, कुछ उसके अंतर्गत हमने हटाया भी है और कुछ उसमें हमने ऐड भी किया है। तो एक जीवंत दस्तावेज सर बना हुआ है। ओके, ओके। साथ ही साथ संविधान के विषय में ये भी कहा जाता है कि आइवर जेनिंग्स का कहना है कि ये वकीलों के लिए एक मतलब लड़ाई का मैदान किस्म का है, मतलब लॉयर्स पैराडाइज है, वकीलों के पक्ष में है। तो ऐसा मत हमारे संविधान के विषय में क्यों है? सर ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर जो संविधान की हमारी भाषा है वो सर काफ़ी ज़्यादा जटिल है। उसमें ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है कि एक आम आदमी को अगर कानून के संबंध में है या फिर संविधान की जो भाषा है उसके संबंध में अगर ज्ञान नहीं है तो सर उसको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दुविधा होती है। अच्छा, इसलिए सर कहा गया है ये। ओके। भारतीय विदेश नीति यस 1947 से 2023 तक अगर हम मोटे मोटे तौर पे माने कि 6 चरणों से गुजरी है, तो वो 6 चरण कौन कौन से हैं और कौन कौन से साल उसमें शामिल हैं 1947 से लेकर 2023 तक? सर 1947 से लेकर जो हमारे भारत के जो पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित नेहरू जी के कार्यकाल का एक पहला चरण था। और वो कब तक रहा? सर वो 1962 तक। ओके, ठीक। उसके बाद सर कुछ 2 चरण जो सर 1962 से लेके और लगभग 1972 तक हमारा एक अलग चरण रहा था, जहाँ पे अलग-अलग प्रधानमंत्री बने और उनकी नीतियाँ भी सर अलग-अलग थी। और पहले वाले चरण से भिन्न सर थी। थोड़ी भिन्न थी सर। फिर सर 1972 के बाद जैसे इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी तो 1977 तक जो हमारी नीति एक अलग थी, वहाँ पे हमने स्थानीय विकास को ज़्यादा बढ़ावा दिया था। सर तीसरा चरण सर 1977 से लेके और लगभग 85 तक सर एक इसमें अलग नीति रही थी और सर 85 के बाद हमने हमारी जो इकोनॉमी है उसको ओपन करना स्टार्ट कर दिया था। जो 1991 में हमने इकोनॉमी को लगभग पूरी तरीके से सर खोल दिया था। सर जिसके बाद सर 1998 में हमने जो परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद हमारी विदेश नीति में कुछ और बदलाव आए थे। और सर जो सर 2007-8 के बाद जब यूएसए के साथ हमारी जो डील हुई थी उसके बाद यस सर न्यूक्लियर डील, तो सर वो एक चरण था। और सर 2014 के बाद जो वर्तमान सरकार है इसके माध्यम से प्रोएक्टिव और जो राष्ट्रीय हितों को ध्यान रखते हुए हमारी नेबरहुड फर्स्ट, थिंक बेस्ट और जो स्टैटिक ऑटोनॉमी है सर वर्तमान में ये नीति अभी चल रही है। धन्यवाद। थैंक यू सर। इसी कामना के साथ आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। An academy. Let's crack it.